हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही शानदार, जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो रहने वाला है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आप जो भी लोग आरआरपी एलपी के टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का हम लोग सीरीज लाने वाले हैं। तो ये हमारा साइंस का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है और इस सीरीज में हम लोग बहुत भयानक भौकाल मचाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साइंस का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। पूरा डिटेल डेडिकेटेड आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन सिर्फ नहीं करवाएंगे कि एमसीक्यू करवा के टिक मरवा दिए ए बी सी, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस आपको देंगे, ठीक है। और कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठना, अगर पॉइंट अच्छा लगे तो नोट करना। और सबसे पहली बात, जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि आप लोग जान रहे, इसका नाम ही है भौकाल सीरीज। तो सच में आज के क्लास में भौकाल मचने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ, आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला जो क्लास था उसमें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं था, तो हमने क्या किया कि एक कैमरा ही खरीद लिया 60,000 रुपए का। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कैमरा भी खरीद लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके डैश का अधिक स्वभाव माना जाता है। ये बता देते हैं आपको सबसे पहले कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया पेपर है ना, शिफ्ट 1 में पूछा गया है आपका 9 तारीख 8वां महीना 2018 को, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुण का डैश, तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, जो मेंडलीव थे, तो क्या ऑप्शन नंबर ए देखिए, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार या आयनीकरण। तो क्या, तो मेंडलीव, सबसे पहले मेंडलीव साहब जो थे उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। उनका आधार क्या था, परमाणु आधार, परमाणु भार के आधार पर, मतलब एटॉमिक मास के आधार पे किया गया था। तो इसका आंसर कहां हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी, तो क्या होगा, उनके परमाणु द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन नंबर तो आपका बी इज द राइट आंसर होने वाला है। तो मेंडलीव के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं, है ना, कुछ देखते चलते। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे, मेंडलीव साहब, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था, तो याद रखिएगा मेंडलीव साहब जो थे रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। कब किया था, 1869 में। ये डेट याद रखिएगा, पूछता है सबसे पहले। फिर और लेकिन ये जो आवर्त सारणी था इनको पब्लिश कब किया गया, 1872 में किया गया। याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी को पब्लिश कब किया गया, 1872 में, जर्मन पत्रिका में। कहां, जर्मन पत्रिका में सबसे पहले 1872 में पब्लिश किया। और खोज की कब की इन्होंने आवर्त सारणी का, 1869 में। ये डेट याद रखिएगा, 1872 में पब्लिश, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ रेलवे प्रीवियस ईयर में कि उन्होंने पत्रिका में कब पब्लिश हुई उनकी आवर्त सारणी। अब बात करते हैं कुछ और। तो मेंडलीव का जो तत्वों का वर्गीकरण करने का आधार क्या था, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया था। मतलब कि उन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर समझाया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में ये आंसर है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं मेंडलीव साहब के समय, उस समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था, 63 तत्व प्रकृति में ज्ञात थे, ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ और, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले पीरियडिक टेबल जो देने का श्रेय है किनको जाता है, मतलब आवर्त सारणी देने का श्रेय, मतलब कि इससे पहले जो डोबेरायर ट्रेड्स थे, जो साइंटिस्ट होते उन्होंने ट्राइड दिया, 3 रूल, तिर्यक रूल दिया, फिर अष्टक वाले क्या बोलते ऑक्टेव रूल दिया उन्होंने, है ना। न्यूजीलैंड ऑक्टेव ने 8 तत्वों को एक साथ सजाया, बोला कि 7वां 8वां। लेकिन सबसे पहले तत्वों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से एक चार्ट बना करके, मतलब आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल में सजाने का श्रेय सबसे पहले किनको जाता है, इनको जाता है, मेंडलीव को। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने का श्रेय या नींव किसने रखी, मेंडलीव साहब ने रखा, ठीक है। और इसी को आगे भविष्य में जा करके अपडेट करके मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी हमको दिया, जो कि मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जानते। तो ये भी याद आपको रखना है, ठीक है। तो ये रहा कुछ उनके बारे में फैक्ट था जो आपको हमने लिखवा दिया। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मेंडलीव साहब जब तत्वों को सजा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने आवर्त सारणी में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो उनका आवर्त सारणी है, तो उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे और उन रिक्त स्थानों की परिकल्पना, भविष्यवाणी पहले से कर दी थी कि उनका जो गुणधर्म होगा उनसे पहले वाले तत्वों के समान होगा। और विश्वास नहीं होगा आपको, बाद में वो जब तत्व का खोज हुए, तो उनके गुणधर्म उनके समान हुए और ये सिद्ध भी हो गया। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो वो 3 तत्व कौन कौन थे जिनकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, है ना। तो देखिए सबसे पहले
तीन तत्व थे, एका बोरोन, ठीक है, एका बोरोन हो गया, फिर एका एल्युमिनियम, एका बोरोन हो गया, एका एल्युमिनियम हो गया, एका सिलिकॉन। अब बात करते तो उन्होंने उपसर्ग प्रत्यय क्या लगाया था, बोरोन के आगे एका लगाया था। अब जो तत्व क्या क्या आया था, तो एका बोरोन के जगह क्या था, बोरोन में एल्युमिनियम में क्या था, गैलियम, एल्युमिनियम की जगह गैलियम की खोज हुई थी। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम की खोज हुई थी, और बोरोन की जगह स्कैंडियम तत्व की खोज हुआ था। तो यही क्वेश्चन पूछता है, एका बोरोन के जगह कौन सा तत्व आया था, स्कैंडियम आया था। एका एल्युमिनियम के जगह कौन सा तत्व आया था, गैलियम आया था। और सिलिकॉन के जगह, मतलब सिलिकॉन के बाद जो जगह छोड़े थे तो उसमें कौन तत्व आया था, जर्मेनियम आया था। एल्युमिनियम के बाद जो तत्व गैलियम आया था, और बोरोन के जगह स्कैंडियम। तो ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इतना फैक्ट था, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो एकदम करना ना भूलें, क्योंकि आपको देखिए, आपको थोड़ा डिटेल बताते जाएंगे ताकि आपको भी मजा आएगा क्लास में। ऐसा ना लगे कि आपको बस टिक करवा दे रहा है एमसीक्यू, पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कम ही होगा लेकिन दम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत परिपथ है, तो परिपथ में, किसी भी परिपथ में जो प्रतिरोध होते हैं ना, दो तरह से जनरली जुड़े होते हैं। एक समांतर क्रम में जुड़े होते हैं और एक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो क्या बोल रहा कि जब परिपथ में कई प्रतिरोध, एक से ज्यादा प्रतिरोध रेजिस्टेंस अगर श्रृंखला में मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो करंट का मान क्या होता है। सबसे पहले आपको कुछ बताते हैं। देखिए, प्रतिरोध जो होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को दो तरह से संयोजन किया जाता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में एक जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। लिख लीजिएगा, राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं देना है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है श्रेणी क्रम हो गया, एक समांतर क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद आप लोग आंसर खुद मारोगे। कॉम्बिनेशन। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में, जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम कोई परिपथ है, ठीक है। इसमें मान लो ये बैटरी है, ठीक है। बस ऐसे ही रफली डायग्राम करें। जैसे कि इसमें ये एक है प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, ये R1, ये R2, रफ डायग्राम बनाना R3। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध R1 R1 है ना, सीरीज में, एक साथ सीरीज में होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जितने भी प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। क्या होता है, लिख लीजिएगा, धारा का मान समान होता है। इसीलिए तो, और ये हमारे लोगों का लगता कहाँ है, देखते हो दिवाली में जो बल्ब लगे होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, एक साथ लगे होते हैं, एक साथ लगे होते हैं, और इसमें करंट सब में सेम फ्लो होता है। एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया, कनेक्शन टूट गया, तो सभी बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इसमें धारा का मान समान होता है, ये से याद रखिएगा, है ना। ये हो गया। अब बात करते हैं ये कहाँ होता है, हमारा जो पावर सप्लाई आता है छत के ऊपर जो केबल है, वो भी श्रेणी क्रम में लगा रहता है। अगर एक जगह का कनेक्शन कट गया तो पूरे देखते घर क्वार्टर सबका लाइन कट जाता है, वो भी, ठीक है। तो इसमें धारा का मान समान होता है, लेकिन हर एक प्रतिरोध में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। क्या होता है, वोल्टेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर, वोल्टेज अलग होता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में ढेर सारा प्रतिरोध लगा हुआ, R1 R2 R2, तो एक फाइनल, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए, REQ, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ढेर सारा जो भी है। तो एक इक्विवेलेंट, पूरे परिपथ में क्वेश्चन पूछता है कि 1 2 3 4 प्रतिरोध रखो, तो पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकाले, तो फॉर्मूला ये होता है। आप लोग याद रखिएगा, जितना हो सबको एक साथ जोड़ देते हैं। अब इसका बात करते हैं, इसमें तो पैरेलल वाला में देखिए डायग्राम ऐसे होता होगा, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना रहे बैटरी ने, ठीक है, समझिए बैटरी से भी जुड़े होंगे ये, ठीक है। पैरेलल में आपका ऐसे जुड़ा होता है, ये बैटरी लगा होता है, ठीक है, बल्ब वगैरह देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें देख, अब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसका उल्टा, इसमें धारा का मान समान होता है, तो धारा क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। धारा का, इसमें मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो ये तीनों प्रतिरोध में इसमें करंट कुछ और जा रहा होगा, इसमें 5 एम्पीयर जा रहा है, तो इसमें 2 एम्पीयर जा रहा है, इसमें 3 एम्पीयर जा रहा है। इसमें धारा का मान अलग होता है।
अगर कोई मान लीजिए एक कनेक्शन टूट गया प्रतिरोध का तो दूसरा में करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो पैरेलल समांतर क्रम इसका यूज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं। देखते हो ना, घरों में अगर बल्ब मेरा फ्यूज हो गया तो पंखों फ्यूज हो जाता है, क्या पंखा हमारा चलते रहता है, फ्यूज कट हो गया तो क्या टीवी बंद हो गया, क्या टीवी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, समांतर क्रम में, घरों में यूज करते हैं। लेकिन वोल्टेज इसमें समान होता है, बस वोल्टेज का मान समान रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसका, इसमें अगर ढेर सारे प्रतिरोध लगे हुए तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है समतुल्य प्रतिरोध R1/R, बस इसका जस्ट उल्टा, इसमें है ना उल्टा कर दिया, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 नीचे होगा प्लस 1/R2 प्लस 1/R तीसरा जितना भी आते जाए, ठीक है। इस तरह हम लोग निकालते हैं। तो याद रखिएगा इसका सामान्यता हम लोग है ना कहाँ यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं। अब सीरीज में क्या होता है, धारा का मान समान, इसमें वोल्टेज अलग अलग, इसमें धारा का मान अलग अलग, वोल्टेज का मान समान। कैसे याद रखेंगे, तो सीरीज वाला दिवाली में क्या होता है, सीरीज में लगा होता है ना, एक का अगर पावर कट गया, धारा मान करंट कट गया तो सबका करंट ऐसे याद रखें, बस ये याद हो गया। सब याद, धारा मान समान है तो वोल्टेज अलग होगा, इसमें वोल्टेज धारा का मान अलग हो जाएगा तो वोल्टेज समान रहेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए इसका आंसर आप लोग खुद दोगे कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो, कैसे है, श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो करंट का मान क्या होता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। तो कौन सा होगा, एक ही रहता है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहे, ठीक है, कंजूसी नहीं करना है ना। 500 का लाइक का टारगेट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते नहीं हो, ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो क्वेश्चन को डील करने से पहले हम यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ बिजनेस डील कर लेते हैं। तो जैसा कि मान लेते हैं दुनिया में जितने भी पदार्थ है परमाणु से बने होते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु में होता क्या है, ठीक है, मान लेते हैं ये परमाणु है। परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। और परमाणु के बाहर क्या रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है बाहर। अब क्या बोल रहा है, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, तो ये तो आपको पता ही है ना। अब देखिए क्या होता है, तो परमाणु में एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, A बराबर P प्लस N, है ना। और ये क्या है, ये परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला, परमाणु भार निकालना है तो ये क्या है, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या आप लोग निकाल दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ए से रिप्रेजेंट कर। और एक होता है Z बराबर P बराबर E। Z क्या है, परमाणु, Z क्या हो गया आपका, परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब P क्या हो गया, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, P क्या हो गया, प्रोटॉन, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, मतलब ये n है, न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये n है ना, तो n यहाँ पे रहने दीजिए, n है, क्या लिख सकते हैं, a है, इधर p ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा, a माइनस पी। अब ये मेरा फॉर्मूला क्या है, न्यूट्रॉन को क्या लिख सकते हैं, n बराबर a माइनस पी। अब ये a क्या है, a क्या है आपका परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान जो भी बोलिए, परमाणु भार, अब P क्या है, माइनस प्रोटॉन। आपको दिख रहा है, कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो टिक मार के निकल जाइए, ठीक है। दिखा दिख रहा, परमाणु संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या वही परमाणु भार माइनस क्या, परमाणुओं की संख्या। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, परमाणुओं की संख्या, लेकिन तो मेरा यहाँ न्यूट्रॉन है ना, यहाँ क्या प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर आपका होता है कि नहीं, है ना। सॉरी, प्रोटॉन जो होता है ये परमाणु संख्या के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये प्रोटॉन की जगह हम लोग परमाणु संख्या भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एक बार, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि प्रोटॉन का जगह क्या लिख सकते हैं, परमाणु संख्या लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होता है, इसलिए तो आपको ये बताएं। तो ये दो का फॉर्मूला आप लोग एकदम मस्ट याद है, ए बराबर पी प्लस एन और जेड बराबर पी बराबर ई।
तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सर्च लाइट में कौन सा, क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन क्या है, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण, सर्च लाइट का प्रवर्तक कैसा होता है। तो याद रखिएगा सर्च लाइट आपको बोल रहा है, ठीक है। तो सर्च लाइट में, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है, प्रवर्तक कौन सा है, तो क्या होगा, सर्च लाइट में कौन सा प्रवर्तक होता है, किस दर्पण का बना होता है, आपका ये हो जाएगा अवतल दर्पण। हाँ क्वेश्चन है अवतल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट का प्रवर्तक कैसा होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। अब अवतल दर्पण के बारे में कुछ देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी इसका राइट है। अब देखिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, अवतल दर्पण का देखिए यूज कहां करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें है ना, मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, मिरर में, और कहां यूज करते हैं इसका, सोलर कुकर में। क्यों, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना, ये लाइट को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है, एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं ये तो हो गया। अब अवतल दर्पण का हम लोग कहां पे यूज करते हैं, सोलर कुकर में हो गया, हेडलाइट हो गया, दाढ़ी बनाने में, है ना। अब उत्तल दर्पण का देखिए कहां, उत्तल दर्पण, अब देखिए उत्तल दर्पण का कहां पे यूज करते हैं, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का एक फेमस है आपका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का जो क्या होता है, बाइक होता है ना, बाइक का जो साइड वाला होता है मिरर, उसमें यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, पार्श्व दर्पण में, पार्श्व दर्पण, गाड़ी के पार्श्व दर्पण, किसमें, गाड़ियों के आपका पार्श्व दर्पण में यूज करते हैं, याद रखिएगा, है ना। ये हो गया साइड मिरर में और उत्तल दर्पण का। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है, तो पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन। सबसे पहले जानने से पहले इसको हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल हम कुछ बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले पानी को, तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर, देखिए पानी को ब्लीचिंग पाउडर में रिएक्शन करवाते हैं क्या होता है, तो मान लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, CaOCl2 हो गया, है ना। ये कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं। अब इसको पानी के साथ H2O वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज, ये क्या बूझा हुआ चूना प्लस क्या निकलता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। तो पानी है, ये पानी के साथ ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करा तो क्लोरीन गैस हमको निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ क्लोरीन गैस, आपका है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ हम लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। तो अब देखिए ये क्या CaOCl2, ये जो है क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। CaOCl2 क्या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका ब्लीचिंग पाउडर है, अब इसका रासायनिक नाम बोलेंगे तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम याद रखिएगा, बहुत लोग इला भूलते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीराइड इसका बोला जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज विरंजक चूर्ण बनाने में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर के कपड़े को शोधन में, जैसे कि रेशम उशम का कपड़ा होता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, कपड़े को ब्लीच करने में, है ना, कपड़ा ब्लीच करने में, कपड़ा ब्लीच करने में, देखते हो ना कपड़े का कलर उड़ा देता है ब्लीचिंग पाउडर यूज करके, कपड़े का ब्लीच करने में। याद रखिएगा कागज वाला जो फैक्ट्री होता है ना, लुगदी, कागज का जो लुगदी उगदी बनाते हैं ना, तो कागज का लुगदी में बहुत सारा लिखावट रहता है, रफ पेज रहता है, तो उस लिखावट को ब्लीच करने में, तो कागज के लुगदी को ब्लीच करने में, कागज उद्योग में, तो इस तरह लिख सकते हैं कागज उद्योग में, कागज उद्योग में मतलब पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं क्या, उसको ब्लीच करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद पानी को शुद्धिकरण करने में, पानी को शुद्धिकरण
करने में। फिर उसके बाद करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं, अभिकर्मक के रूप में लेबोरेटरी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अभिकर्मक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में कहाँ, लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में, है ना, याद रखिएगा, अभिकर्मक रूप में। ठीक है, तो इतना था फैक्ट, आपको देख लेते। इसका आंसर पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से कौन सा गैस मुक्त होता है, तो क्लोरीन गैस आपका मुक्त होता। बस केमिकल इक्वेशन था, इसको बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट धीरे धीरे आपको लिखते आपको रिवीजन भी होता चलेगा और आपको इसको नोट्स करते जाना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें भाई, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अभी रात में जग के आप लोग वीडियो बनाना पड़ा है, जैसा पता है आप लोग का लाइट कट गया था। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा, कौन सा रिएक्शन के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन किया जाता है। तो है ना, धातु जो होते हैं वो निकलते हैं। धातु ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये मेटल है, कॉपर का मान लो पेन है, तो कॉपर का पेन डायरेक्ट कॉपर हमको नहीं मिल गया है। प्रकृति में धातु स्वतः ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं सभी धातुएं। ठीक है, तो धातु जो होते हैं अपने अयस्कों में पाए थे, उन अयस्कों से जो कहाँ होता है, हमको जमीन के अंदर से मिलते हैं, जिसको ओर्स बोलते हैं। वो ओर्स में धातु होते हैं, उसका क्या करते हैं हम लोग, फिल्टराइजेशन करते हैं, अलग अलग प्रोसेस लगा, तब जाके हमको प्योर मेटल मिलता है, प्योर लोहा मिलता है, प्योर तांबा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आपको नहीं मिल जाता प्योर जितने भी धातु हैं, आपको मैग्नीशियम है, लोहा है, आयरन है, कॉपर, वो मिलते हैं। धातु का तो अपने ओर में होते हैं, उनको शुद्धिकरण किया जाता है। तो धातु में बहुत सारे कैटेगरी के होते हैं, बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, बहुत मीडियम रिएक्शन करते हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्टिविटी होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से ऐसे धातु हैं जिनको उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल को किस प्रक्रिया के द्वारा लिखा जाता है। तो एक चार्ट बनाते हैं, जितने भी धातु होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, है ना, अब मेटल्स के ओर, मेटल्स के ओर, तो जितने भी मेटल्स मतलब धातु के अयस्क होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, धातु अयस्क। धातु के यहां पे दिख रहा हो, धातु के यहां लिखते हैं, जितने भी मेटल्स और होते हैं मेटल ओर्स, धातु अयस्क को कैसे कैसे निकाला जाता है मीडियम। तो याद रखिए, चार्ट आप लोग एकदम जरूर देखिएगा। धातु अयस्क देखिए, ठीक है। तो देखिए धातु के जो अयस्क होते हैं ना, तो धातु को अयस्क को, है ना, उनके अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार उनको निष्कर्षण करते। देखिए धातु के अयस्क में प्राय तो वैसे धातु जो मतलब कि अधिक उच्च प्रकृतिया वाले हैं, मतलब कि हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया, उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु। फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल, फिर लो रिएक्टिव मेटल, मतलब वैसे धातु जिनका रिएक्टिविटी एकदम बहुत कम है, मीडियम है, और वैसे धातु जिनका हाईली है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हाईली वाला, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है उसको कैसे हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। किसके द्वारा, उसके कौन सा प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे कि हाईली रिएक्टिव कौन सा मेटल हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, ये सब का हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो इनका कैसे हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके ओर से कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाला जाता है। अब मीडियम रिएक्टिव मेटल, देखिए मीडियम रिएक्टिव मेटल दो तरह के ओर्स में पाए जाते हैं। पहला आपका कैसा है, सल्फाइड ओर में पाया जाता है ना। पहला कैसा है, सल्फाइड ओर में, और कैल्सिनेस कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट ओर लिख दे, ओर मतलब अयस्क, कार्बोनेट ओर्स में पाए जाते हैं। और दूसरा जो होते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल, या तो सल्फाइड के अयस्क में पाए जाएंगे। कैसे, सल्फाइड अयस्क में पाए जाएंगे, अयस्क मतलब ओर, समझिएगा, ठीक है। और अब कार्बोनेट वाले जो अयस्क होते हैं ना, वैसे धातु जो कार्बोनेट्स के ओर में पाए जाते हैं, तो उनको कौन सा विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो उसके ऊपर कौन सा विधि प्रोसेस किया जाता है, कैल्सिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निस्तापन यूज किया जाता है। और सल्फाइड अयस्क वाले जो ओर होते हैं, उनसे धातु कैसे निकालते हैं हम लोग, रोस्टिंग विधि द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में,
भर्जन कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखिए जो कार्बोनेट अर्थ है, तो कार्बोनेट एयर को कार्बोनेट वाले जो अर्थ हैं उनमें कैल्सिनेशन करके अब धातुओं को ऑक्साइड में परिणित कर लिया गया। क्या धातु का ऑक्साइड में परिणित कर लिया गया, है ना। तो मेटल के ऑक्साइड मिला, मेटल का ऑक्साइड मिला। फिर इसमें भी क्या मिल गया, रोस्टिंग प्रोसेस। देखिए जो पहले अयस्क सल्फाइड के अयस्क में थे, जो मेटल सल्फाइड अयस्क में थे, उनको रोस्टिंग प्रोसेस करके उनसे मेटल का ऑक्साइड निकाल लिया गया, मेटल ऑक्साइड निकाल गया। अब फिर क्या किया गया, इस मेटल ऑक्साइड से, ये मेटल है और मेटल में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस मेटल ऑक्साइड से क्या ऑक्सीजन को हटा लिया, ऑक्सीजन को हटा लिया और प्योर मेटल मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। ऑक्साइड को हटा देंगे, इसमें भी प्योर मेटल आपको प्राप्त हो गया। तो ये आप लोग चार्ट याद रखना। तो मीडियम रिएक्टिव वाले जो धातु होते हैं, दो तरह के अयस्क में पाए जाते हैं, कार्बोनेट अयस्क में, एक सल्फाइड अयस्क में। तो सल्फाइड कार्बोनेट अयस्क वालों को कैसे क्या प्रोसेस किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है। और ये प्रोसेस में याद रखिए, कैल्सिनेशन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, बिना वायु की उपस्थिति में होता है। और सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, भर्जन के द्वारा किया जाता है, रोस्टिंग के द्वारा, जिसमें क्या होता है, वायु को एक्सेस अमाउंट में वायु को हम लोग देते हैं। अब जैसे कार्बोनेट अयस्क को कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा करते हैं, तो अब ये कार्बोनेट था, तो कार्बोनेट अयस्क से हट के अब वो जो धातु है ऑक्साइड के रूप में आ गया। अब ऑक्साइड में, तो धातु में ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन है, अब धातु से जैसे ही ऑक्सीजन हटा तो हमको प्योर मेटल धातु मिल जाएगा। तो सेम चीज यही यहां भी होता है। अब लो रिएक्टिव वाले मेटल जो होते हैं सल्फाइड अयस्क में पाया जाता है। क्या होता है, सल्फाइड वाले में, सल्फाइड अयस्क में पाया जाता है, सल्फाइड अयस्क में पाया जाता है। अब सेम प्रोसेस सल्फाइड अयस्क में है ना, ये वाला प्रोसेस आप लोग पूरा सेम लगा दीजिएगा, ये जो होगा सब, ठीक है। यहाँ पे तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा अच्छा से, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रखिएगा इसको एकदम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर क्या, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका कौन हो जाएगा, उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु का निष्कासन कैसे होता है, तो कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। यहाँ लिखा था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से कैसे। तो देखिए रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, और एक है तो क्या होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, अलैंगिक प्रजनन। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल का रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तब जाकर के ये होते हैं, और इसमें किसी एक नर या मादा की उपस्थिति से ये हो जाता है, ठीक है। और ये सेक्सुअल जो है ना, लैंगिक प्रजनन जो होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के गुणधर्म से एकदम अलग अलग होते हैं, जिसमें नई प्रजाति का विकास ज्यादातर होता है। और इसमें क्या होता है, असेक्सुअल लैंगिक में जो संतति होता है, उत्पन्न होता है, वो सेम अपने पेरेंट के जैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक से किस प्रकार भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में यही ना होता है कि जो संतति उत्पन्न होता है वो अपने पेरेंट से सेम होता है। तो क्या होगा, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग बताना है, ये हम लोग का तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आपको दिख रहा होगा, रेनबियर नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं। क्या होता है, रेनबियर नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखिए तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन हम लोग क्या है, रेनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। तो रेनबियर नोड सूक्ष्म नोड्स सूक्ष्म रिक्त कहाँ का क्वेश्चन है भाई, तो आपका ये ब्रेन चैप्टर से है ना, ब्रेन चैप्टर से आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेनबियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान कहाँ होते हैं आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ये बहुत डीप का क्वेश्चन है ना, ब्रेन आपको चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें अच्छी डिटेल से पढ़ाएंगे, उसको समय लेकर के, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइलेनीकृत है ना, माइलेनिथ एक्सोन इसको बोलते हैं, ये एक्सोन का पार्ट है ना, एक्सोन का पार्ट है। दो रेनबियर नोड के बीच के रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, माइलेनीकृत एक्सोन बोलते हैं। और ये एक्सोन का टाइप है, और एक्सोन कहाँ है, न्यूरॉन का पार्ट होता है, तंत्रिका तंत्र का ये पार्ट होता है ना। तो दो ये याद रखिएगा, दो रेनबियर नोड के रिक्त स्थान को, दो रेनबियर नोड के रिक्त
स्थान को क्या कहता है, माइलिनीकृत एक्सोन किया जाता है। और माइलिनीकृत एक्सोन क्या है, एक्सोन का अदर टाइप का पार्ट है, समझिए ऐसे समझते हैं। जो हमारा न्यूरॉन होता है, देखते हो ना ऐसे 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 फिगर होता है, ऐसे मान ले रफली बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये फिगर होता है ना, तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये क्या होता है, एक्सोन होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए तो न्यूरॉन जो होता है, ब्रेन तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन को मेजर 3 पार्टों में बांटा गया है ना। आपका पहला हो गया सेल बॉडी, ये जो होता है सेल बॉडी है ना, और ये जो ब्रांच जैसा निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया सेल बॉडी, सेल बॉडी। ये जो हो गया पूंछ हो गया, ये क्या, एक्सोन, ये क्या हो गया, एक्सोन। इसी से अलग अलग ढेर सारे न्यूरॉन एक्सोन के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो एक्सोन जहां पे खत्म होता है ना, ये मान ली लास्ट पॉइंट खत्म होता है, इसको सिनेप्टिक नर्व बोलते हैं। और यही सिनेप्टिक नर्व के बाद फिर से क्या होता है, और तंत्रिका तंत्र इस तरह जुड़े होते हैं। और ये बीच में जो है मेन पार्ट है सेल बॉडी है ना, इसी के अंदर केंद्रक होता है और इसी के अंदर कोशिका द्रव्य भी होता है। और ये क्या होता है, डेंट्रीज होते हैं, ये क्या होता है, डेंट्रीज फैले होते हैं शाखा का जैसा। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी याद रखिएगा, फिर डेंट्रीज, फिर ये एक्सोन। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रेनबियर नोड के रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, एक्सोन ही बोलते हैं। और एक्सोन क्या है, और एक्सोन का अदर टाइप क्या हो गया, माइलिनीकृत। एक्सोन का तो ऐसे देखिए, एक्सोन का 2 टाइप के होते हैं, माइलिनीकृत और नॉन माइलिनीकृत एक्सोन होते हैं। तो ये कौन सा माइलिनीकृत वाले एक्सोन होगा, जिसमें 2 रेनबियर नोड के बीच के रिक्त स्थान को माइलिनीकृत एक्सोन बोला जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, लेकिन ये याद रखना है फैक्ट आपको, ठीक है। तो न्यूरॉन का आपको मैंने समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। तो इसका सेप्रोट्रॉफ है ना, स्पैरोट्रॉप्स बोलते हैं। वह स्पैरोट्रॉप्स वैसे होते हैं जो सड़े गले से अपना क्या होता है, भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये कोई ब्रेड है ना, मोल्ड का टुकड़ा है, ठीक है। तो ब्रेड का टुकड़ा जो है, तो इसके ऊपर जब फंगस लग जाता है और इससे क्या न्यूट्रिशन प्राप्त करता है ना, तो इसी को स्पैरोट्रॉप्स बोला जाता है। तो इसमें से कौन, कबूतर तो होगा नहीं, पुरुष तो होगा नहीं, शैवाल तो सड़ा गला से पदार्थ प्राप्त नहीं करता, उसी को बोलते हैं कुकुर। देखिए लैंग्वेज का गर्दा यूज किया, मतलब खतरनाक यूज किया गया है ना। सेप्रोट्रॉप या स्पैरोट्रॉप्स बोलते हैं, जो सड़े गले चीजों से अपना क्या करते हैं, वही करते हैं। तो ब्रेड का टुकड़ा है मान लीजिए, तो ब्रेड के ऊपर क्या है, फंगस लग जाता है, इसको घेर लेता है। और ये जो फंगस होते हैं अपने अंदर से एक डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं, इसके ऊपर छोड़ते हैं, और जिससे ब्रेड को ये क्या करते हैं, पचाते हैं। और इसमें कैसा डाइजेशन होता है, बाहर डाइजेशन होता है। जैसे हमारे पेट के अंदर खाना जाता है, पचता है, और लेकिन इसमें डाइजेशन क्या करते हैं, बाहर डाइजेशन करते हैं। इसलिए बोलते हैं इनका जो डाइजेशन होता है एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। क्वेश्चन में भी आता था, फंगस कैसा डाइजेशन करते हैं, बाह्य पाचन करते हैं, है ना, एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुकुरमुत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी में जानते हैं कुकुरमुत्ता क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कुकुरमुत्ता का पौधा वाला कुकुरमुत्ता नहीं है, इसमें कुकुरमुत्ता मशरूम को बोला गया है। क्या बोला गया, मशरूम को बोला गया, क्योंकि मशरूम भी एक तरह का क्या है, फंगस, जो गोबर वगैरह ऊपर हो गया, गीले स्थान हो गए, लकड़ी के ऊपर भी जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मशरूम का भी बहुत टाइप होता है ना, जहरीला वाला मशरूम मत खा लीजिएगा, नॉर्मल वाला लाके की नॉर्मल है, पता चला जहरीला मशरूम खाए, सुबह सोए तो सुबह उठ ही नहीं, क्या होता है, रात में खाए तो सुबह उठ ही नहीं पाए, ठीक है। तो चलते हैं अब लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था, संवेग जो होता है ना किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था। तो याद रखिएगा, सीधा सा फॉर्मूला है, संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेग बोलते हैं। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और वेग। तो यह है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संवेग मतलब क्या होता है, जो वस्तु जितना तेजी से जा रहा है, वेलोसिटी जिसका जितना तेज होगा उसका संवेग भी उतना हाई होगा। कोई ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो उसका जितना ज्यादा वेलोसिटी उसका संवेग भी उतना ज्यादा होगा, इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा। और मास जितना ज्यादा होगा संवेग और बढ़ेगा, है ना। तो संवेग जो होता है मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग के समानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो संवेग, दोनों बढ़ेगा, है ना। नकारात्मक त्वरण इनमें। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, लोगों तक लाइक करें, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।